जी हाँ, नमस्कार। आपका जनित न्यूज पर हार्दिक स्वागत है। हरियाणा में 10 में से 3 सीट पर बीजेपी सेफ तो 7 सीट पर बीजेपी को मिल रहा है कड़ा मुकाबला। 7 में से 4 सीट पर इस वक्त बीजेपी काफी पीछे और 3 सीट पर रोचक जंग। ध्यान से देखिएगा कौन कौन सी सीट पर क्या कुछ इस वक्त माहौल है, सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हरियाणा की किस सीट पर कौन सी पार्टी जीत रही है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाते हैं। अगर आप राय नहीं दोगे, कमेंट नहीं करोगे तो अच्छी बात नहीं होगी। साफ साफ शब्दों में कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 के 10 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। वहीं विपक्षी पार्टी अभी समय ले रही है, क्योंकि चुनाव के दिन काफ़ी बचे हुए हैं, तो उसके लिहाज से जल्दबाजी करती हुई नजर नहीं आ रही है। सब पार्टियों की नज़र एक दूसरे के प्रत्याशियों पर टिकी हुई है कि कौन कहां से कैसे सेटल किया जाता है, और उसी के मुताबिक अपने प्रत्याशियों के नामों पर मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जहां अंतिम दौर शुरू किया हुआ है, 1-2 अप्रैल के आसपास कांग्रेस अपने प्रत्याशी की लिस्ट हरियाणा के लिए जारी कर देगी। लेकिन एक सबसे खास बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो चुनावी विश्लेषक है वो बता रहे हैं कि 10 में से 3 सीटों पर ही सेफ है। 2019 के मुकाबले 2024 में वो लहर, वो 10 की 10 जीतने का जोश बीजेपी के अंदर दिखता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा है। सबसे पहले 3 उन सीटों पर बात करते हैं जहां से बीजेपी सेफ नजर आ रही है। सबसे पहली सीट है करनाल की। करनाल से खुद मनोहर लाल खट्टर मैदान में है, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और करनाल विधानसभा सीट से वे चुनाव लड़ते आए हैं और 2 बार जीते भी हैं। यहाँ से विपक्षी पार्टी एक साथ मिलकर किसी एक प्रत्याशी को उतारने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मीडिया में ये कहना आसान है, लेकिन करना इतना आसान नहीं है। आपको बता दें कि करनाल लोकसभा सीट पर 2014 और 2019 में बीजेपी ने जो है जीत दर्ज की थी, और करनाल से मनोहर लाल खट्टर के खुद के आने के बाद कहीं ना कहीं अच्छा मार्जिन उन्हें मिल सकता है। विपक्षी पार्टियों का कोई प्रत्याशी जो जिनका नाम लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं जीत की दौड़ में इस वक्त तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही प्रत्याशियों के अन्य पार्टियों का ऐलान होगा तो उसके बाद में क्या कुछ समीकरण बदलेगा बिगड़ेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय मनोहर लाल खट्टर सुरक्षित सेफ जोन में है। अगली सीट है गुड़गांव की। गुड़गांव का हाल आप जानते हैं। राव इंद्रजीत सिंह 176 राज किया है, चाहे कांग्रेस में थे तब भी और बीजेपी में है तब भी। हालांकि आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से, विशेषकर कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट को लेकर मंथन कर रही है। कभी राज बब्बर का नाम आ रहा है, कभी कैप्टन अजय सिंह यादव यस नो कर रहे हैं, कभी राव दान सिंह का नाम लिया जा रहा है। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह की छवि के अनुसार उनके खिलाफ किसी नेता को मैदान में उतारना कांग्रेस पार्टी के लिए भी टेढ़ी खीर बन चुका है, और भारतीय जनता पार्टी गुड़गांव सीट को पहले ही जीत के तौर पर देख रही है कि अच्छे मार्जिन के साथ जीत होगी। तीसरी सीट है फरीदाबाद की। फरीदाबाद से जहां मोदी कैबिनेट में शामिल कृष्णपाल गुर्जर सबसे बहुत ही ताकतवर नेता के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों पर मंथन कर रही है। कभी सोचती है कि ब्राह्मण कार्ड खेला जाए, कभी सोचती है कि गुर्जर कार्ड ही खेल दे। कुछ ना कुछ यानी कृष्णपाल गुर्जर के लिए रहा आसान खुद विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा खासा जो है प्रभाव भी कृष्णपाल का अब फरीदाबाद में है। लेकिन एक बात तय है कि 2019 के मुकाबले इस बार उनका जीत का मार्जिन कुछ कम होता हुआ नजर अवश्य आएगा। वहीं यदि हम बात करें 7 अन्य सीटें, जहां पर 7 में से 4 सीटों पर बीजेपी इस वक्त बहुत पीछे है और 3 सीटों पर कड़ा मुकाबला है। जहां पर 4 सीटों पर इस वक्त जो बीजेपी पीछे है, उन सीटों की बात करते हैं। उन सीटों पर विपक्षी पार्टियों की गलती या बेवकूफ़ी के कारण ही बीजेपी जीत सकती है, जिनमें सबसे पहला नाम निकल कर आ रहा है लोकसभा सीट का, वो है रोहतक लोकसभा सीट। इस समय हुड्डा फैक्टर बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। 2019 में जहाँ बीजेपी के प्रत्याशी अरविंद शर्मा ने 7,000 से वोटों से जीत दर्ज की थी, वो जीत अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपनी ओर बनाती हुई नजर आ रही है। इस वक्त यही आंकड़ा है कि 1.1 लाख वोटों से दीपेंद्र हुड्डा इस वक्त आगे हैं। जो कोसली हल्के से जो बीजेपी प्रत्याशी की पिछले बार 74,000 से जीत हुई थी, वो मार्जिन भी बीजेपी का वहां से गिरता हुआ नजर आ रहा है। और रोहतक सीट कांग्रेस दीपेंद्र के लिए बहुत ही अहम साबित हो रही है और बीजेपी के लिए झटका भी है।
अगली सीट है जहां पर बीजेपी को इस वक्त जो है कह सकते हैं कि एक झटके के रूप में देखा जा रहा है। उसमें अगला नाम है सोनीपत का। सोनीपत से कांग्रेस अपना बड़ा व दिग्गज उम्मीदवार उतारने की फिराक में है। हुड्डा परिवार का फैक्टर भी यहाँ पर भी देखा जा सकता है। सोनीपत में कोई गलती अब की बार कांग्रेस नहीं करना चाहती है। सोनीपत सीट से भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी परेशानी हो रही है। मोहन लाल बड़ौली के लिए रहा आसान सोनीपत के लिए उतनी नहीं है। हालांकि रमेश चंद्र कौशिक दोनों बार बम्पर वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार मामला फंसा हुआ है। अगली सीट है हिसार लोकसभा सीट। रणजीत सिंह चौटाला को मैदान में उतारा है बीजेपी ने। बीजेपी का फैसला सबको चकरा दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर अहम फैक्टर साबित होगा। कांग्रेस ने यदि गलती कर दी तो रणजीत सिंह चौटाला आराम से संसद में पहुंच जाएंगे। अगर गलती न करके अपना मजबूत व सुदृढ़ व सियासी व जातीय समीकरण के आधार पर कांग्रेस चाल चलती है तो यहाँ से कांग्रेस के लिए अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन जेजेपी और इनेलो भी अहम रोल अदा करेगी। हरियाणा की राजनीति में जेजेपी और इनेलो को कमज़ोर मानना बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए सबसे ज़्यादा सिरदर्दी साबित होगी। ये कमज़ोर नहीं है, ऐसे वोट बैंक को अपनी तरफ खींचते हैं जिससे ये लगता है कि जो जीता हुआ प्रत्याशी हार भी सकता है, हारा हुआ प्रत्याशी जीत भी सकता है। हिसार के बाद सिरसा की बात करते हैं। सिरसा यानी चौथी सीट सिरसा है, जहां पर बीजेपी के लिए परेशानी है, अशोक तंवर के लिए परेशानी है। अशोक तंवर के आने के बाद बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी तो घोषित कर दिया, लेकिन फील्ड रिपोर्ट अभी उनके हिसाब से सही नहीं है। अगर कांग्रेस ने मजबूत उम्मीदवार उतार दिया या उम्मीदवार उतारने में कांग्रेस ने गलती कर दी तो यहाँ पर बीजेपी आराम से जीत सकती है, वरना जीतने वाली नहीं है। सिरसा से इनेलो पार्टी का भी अच्छा खासा जोर है। इनेलो भी जीत की सबसे बड़ी दावेदार है। इनेलो पार्टी को सिरसा में कमज़ोर आंकना हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़ा बेवकूफ़ी का काम है। सिरसा सीट पर मामला 3 पक्षीय होगा, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस व उसके साथ साथ आपको बता दें कि इनेलो का होगा। अभी कांग्रेस और इनेलो ने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, लेकिन बीजेपी को इस वक्त सिरसा से जो उन्हें 2019 में पहले ही जीत दिख रही थी वैसी जीत दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है। 3 ऐसी सीट है जहां पर कड़ा मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है। बाजी कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, लेकिन प्रत्याशियों पर भी डिपेंड करेगा। उसमें सबसे पहली लोकसभा सीट है भिवानी महेंद्रगढ़, जहां से बीजेपी ने धर्मवीर को मैदान में उतारा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रुति चौधरी व रावदान सिंह का नाम सर्वोपरि लिया जा रहा है। कड़ी टक्कर है। अगर बड़ी गलती बीजेपी ने कर दी तो बीजेपी हारेगी, अगर विपक्षी पार्टियों ने कर दी तो विपक्षी पार्टी हारेगी। जेजेपी पार्टी ने राव बहादुर सिंह को मैदान में उतारा है। राव बहादुर सिंह तुरुक का इक्का है, अच्छा वोट बैंक खींचेंगे, अच्छा प्रभाव दिखाएंगे। जेजेपी पार्टी बीजेपी का वोट बैंक भी खींचेगी और कांग्रेस का वोट बैंक भी खींचेगी। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि अगली सीट अंबाला है। अंबाला से बीजेपी ने बंतो कटारिया को अपना प्रत्याशी तो बना दिया है, लेकिन यहाँ पर जो रतनलाल कटारिया के समय दोनों बार बम्पर वोटों से जीत दर्ज की थी, उसके लिए बीजेपी को बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो नवीन जिंदल को मैदान में उतारा जरूर है, लेकिन यहाँ पर मामला टाइट हो चुका है। बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो तीनों में भयंकर टक्कर है, कोई भी जीत सकता है। अभय चौटाला भी जीत सकते हैं, अभय चौटाला भी मजबूत है, उनकी रैलियों में, सभाओं में आप भीड़ देख सकते हैं। और उसके साथ साथ नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता भी कम नहीं है। बराबरी की टक्कर तीनों के बीच में है। छोटी सी गलती, छोटी सी भूल जो पार्टी करेगी वही हार जाएगी। तो कहीं ना कहीं 3 सीटों पर बीजेपी सेफ है, 4 सीटों पर बीजेपी इस वक्त पीछे है और 3 अन्य सीटों पर रोचक और कड़ा मुकाबला है, जो कुछ भी कर सकते हैं, जिता भी बीजेपी को सकते हैं, हरा भी सकते हैं। तो आपकी क्या राय है, किस सीट पर कौन जीतेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।